नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विद बीकेएस पर आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने देखा था राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत है राज्यपाल की विभिन्न शक्तियाँ और उनसे संबंधित विभिन्न बातों के बारे में। आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे। कल जैसा कि मैंने बताया था आपको कि राज्यपाल को उसके कार्यवाहक शक्तियों के लिए एक मंत्री परिषद की सहायता होती है। मंत्री परिषद है वो सहायता करता है, जिसका प्रमुख है वह मुख्यमंत्री करता है। अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री है उसके क्या क्या कर्तव्य है और शासन से संबंधित है राज्यपाल की किस प्रकार से सहायता करता है, इन सभी के बारे में देखेंगे। संविधान के यदि हम देखा जाए तो मुख्यमंत्री है वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान वही होता है। वास्तविक प्रधान है वह मुख्यमंत्री ही कहा जाता है। राज्यपाल केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, क्योंकि राज्यपाल को जितनी भी शक्तियां संविधान के अंतर्गत दी गई है उस सब का प्रयोग है वो मुख्यमंत्री करता है या मंत्री परिषद करता है। मंत्री परिषद है या मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल को जितनी भी शक्तियाँ संवैधानिक रूप से दी गई है उसका सबका प्रयोग यही कहा जाता है, इसलिए ये राज्य का वास्तविक प्रधान कहा जाता है और इनके परामर्श से ही राज्यपाल है वो विभिन्न कार्य करता है। अब संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद है जो कि मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री से संबंधित है, तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 163 है और अनुच्छेद 164 है, जिनका संबंध है वह मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री से है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अनुच्छेद 163 के अंतर्गत 163(a) के अंतर्गत है राज्यपाल को उसके कार्य करने की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद होगा और जिसका प्रमुख है वह सीएम होगा। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत जो स्वयं विवेक की शक्तियाँ वगैरह है वो भी है, इसके सेकंड भाग में और थर्ड भाग में स्वयं विवेक की शक्तियाँ हैं। लेकिन अनुच्छेद 163 के अंतर्गत 1 में ये बात की गई है कि राज्यपाल को उसके कार्य करने की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया है वो मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा 164 अनुच्छेद भी है, वह मुख्यमंत्री के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 164(1) ये कहता है कि मुख्यमंत्री की सीएम की नियुक्ति है, सीएम की नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। सीएम की नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल उसी व्यक्ति को है वो मुख्यमंत्री मनोनीत करेगा जो बहुमत दल का नेता होगा। जो चुनाव में जो दल है सर्वाधिक सीट लेकर आएगा और उस दल का जो नेता है, इस दल का जो नेता है उसको है वो मुख्यमंत्री के रूप में है वो नियुक्त करेगा राज्यपाल। अनुच्छेद 164(1) ये कहता है। अब इसी के बारे में ही अनुच्छेद 164(2) है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 164(2) ये बात करता है कि समस्त मंत्री परिषद, देखो चलो इसके अलावा इसमें 164(1) में है, 164(a) में है। इसके अलावा ये भी बात है कि जितने भी मंत्री वगैरह है इनकी नियुक्ति भी है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन सीएम की सलाह पर की जाएगी। मुख्यमंत्री की सलाह पर है वो इनकी नियुक्ति किया जाएगी। विभिन्न मंत्री परिषद के जो विभिन्न मंत्री हैं उन सब की नियुक्ति है वह मुख्यमंत्री की सलाह पर ये किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा इसी का एक भाग 164(1) क है, जिसके अंतर्गत 91वां संविधान संशोधन हुआ था। 91वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 2003 में हुआ था, और जिसमें ये संशोधन किया गया था कि मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। इस संदर्भ में यदि देखा जाए तो राजस्थान में है वह 30 मंत्री हो सकते हैं अधिकतम, जिसमें 29+1 मुख्यमंत्री है, 29 मंत्री और एक मुख्यमंत्री का पद होता है। और इसमें भी न्यूनतम है वो 12 मंत्री हो सकते हैं।
ये संविधान संशोधन 164 एक क में ये बात जोड़ी गई थी। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ये बात जोड़ी गई थी कि जो 15% से अधिक है वो इसके मंत्री नहीं होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। और ये का ये प्रावधान है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के लिए भी लागू होता है। राजस्थान में यदि इस 15% के हिसाब से देखा जाए तो 200 सीटें हैं विधानसभा की, उस 200 का 15% देखेंगे तो 30 हो सकता है। तो 30 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, और न्यूनतम है वो 12 मंत्री हो सकते हैं। यह संविधान का इसके अंतर्गत खंड है वो अलग से जोड़ा गया था 164 क के अंतर्गत। अब 164(2) के अंतर्गत ये बात की गई है कि जो विभिन्न मंत्री परिषद होता है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति है वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यदि व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, लेकिन 164(2) ये बात करता है कि जो मंत्रिपरिषद है यह सामूहिक रूप से है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 164(3) के अंतर्गत ये प्रावधान इसमें अलग से जोड़ा गया था। 164(3) के अंतर्गत ये प्रावधान जोड़ा गया था कि इनके जो शपथ वगैरह है उनके बारे में बात की गई थी, शपथ के बारे में बात की गई थी, सीएम व मंत्रियों की शपथ के बारे में बात की गई थी। भारतीय संविधान के अनुसूची 30 के अंतर्गत इस शपथ का जो प्रावधान है, उस शपथ का जो प्रारूप है वह निश्चित किया गया था। 164(3) के अंतर्गत है वह सीएम और अन्य मंत्रियों की शपथ के बारे में है वो बात आती है। पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो बात आती है। 164(4) ये कहता है कि 164(4) ये कहता है कि मान लेते हैं कोई भी मंत्री है या सीएम है, उस पद पर यदि उसके नियुक्त किया जाता है या सीएम नियुक्त किया जाता है या मंत्री नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि वो सदन का सदस्य नहीं है तो उनको 6 माह के भीतर है वह सदन की सदस्यता लेना है वह अनिवार्य है। 6 माह के भीतर है वो सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। यदि वो सदन का सदस्य नहीं है और उसको मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जाता है तो 6 माह के भीतर उनको सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। 165(5) है वह उनके जो विभिन्न प्रकार के वेतन और भत्तों के संबंध में बात करता है। विभिन्न प्रकार के वेतन व भत्तों के संबंध में बात करता है। वेतन और भत्तों के संबंध में जो नियम बनाने का जो प्रावधान है वो विधानसभा को है। विधानसभा है वो समय समय पर इनके वेतन और भत्तों में है वो परिवर्तन करती है और इनको भारत के वेतन है वो भारत की संचित नीति के अंतर्गत है वो दिया जाता है। तो ये मुख्य तौर पे है 164। तो ये 163 और 164 का संबंध है वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में है। इसमें एक बात ये भी याद रखना है, 64(a) के अंतर्गत है विभागों का बंटवारा है वह सीएम के द्वारा किया जाता है। किनको गृह मंत्रालय देना है, वित्त मंत्रालय देना है, इन सब का जो विभागों का बंटवारा है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली इसमें यह है कि इस मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो एक तो है वो कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, एक आते हैं राज्य मंत्री आते हैं और एक आते हैं उप मंत्री वगैरह आते हैं। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। जो 1967 को जब मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, इनके समय एक संसदीय सचिव का एक पद सृजित किया गया था, वो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वैसे ये मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, इसकी जो नियुक्ति है या इसको जो शपथ दिलाई जाती है या इनका जो त्याग पत्र लिया जाता है, इनके संबंध में सभी में है वह सीएम को अधिकार है। मुख्यमंत्री ही है
वो इनकी नियुक्ति करते हैं, इनको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाते हैं, इनका त्याग पत्र भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। सामान्यतः ये मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है और ये व्यवस्था है वह सबसे पहले है 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के समय है वह जोड़ी गई थी। संसदीय पद की व्यवस्था चौथी विधानसभा थी, इसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। तो ये मुख्य रूप से ये अनुच्छेद 163 और 164 से संबंध में बात आती है। आगे हम इसके खंडों के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में देखते हैं तो हम पहले भी इसके बारे में देख चुके थे कि अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। असल में 167 जो अनुच्छेद है वह ये बात करता है कि यदि राज्यपाल के द्वारा शासन से संबंधित यदि कुछ सूचना मंगाई जाती है तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को है वह सूचना उपलब्ध करवाएगा। और राज्यपाल यदि कहता है किसी भी विधेयक को कि पहले कैबिनेट में रखा जाए और उनका अनुमोदन किया जाए तो उसकी अनुपालना भी सीएम के द्वारा की जाती है। ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, वह 167 अनुच्छेद के अंतर्गत है, वो बताए गए हैं। अब मुख्यमंत्री के कार्य, सीएम के कार्य क्या क्या है इसके संदर्भ में हम देख लेते हैं। सीएम के कार्य, अब बात आती है सीएम के कार्यों के बारे में है। सीएम के कार्यों के बारे में बात आती है तो जिनका संबंध राज्यपाल से है और जो कार्य राज्यपाल करता है या तो वो सभी कार्य है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर ही किए जाते हैं। जैसे कि मान लेना है अध्यादेश जारी करना, अब अध्यादेश जारी है और राज्यपाल तभी करेगा जब मंत्रिपरिषद है उसको लिखित में सूचना देगा। जब मंत्रिपरिषद है वह उनको लिखित में है वह सूचना देगा, तभी वो कर सकता है। दूसरा कार्य जैसे मान लेते हैं कि कोई भी विधायी कार्य है, विधायी कार्य है जिसमें मान लेते हैं विधानसभा को भंग करना है, विधानसभा का विघटन करना है, विधानसभा का छत्रावसान करना है, तो वो सभी है मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और यहाँ तक कि जो राज्यपाल का जो अभिभाषण है वह भी मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल का अभिभाषण है जो कि 175 और 176 अनुच्छेद के अंतर्गत है, वो भी मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। यदि हम इनके न्यायिक शक्तियों के बारे में देखें, न्यायिक शक्ति के बारे में देखें या फिर विधायी शक्तियाँ हो गई, या फिर नियुक्तियों के बारे में देखें जो कि कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, तो राज्यपाल जो भी नियुक्ति है वो करता है। मान लेते हैं वो आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग के या राज्य वित्त आयोग के सदस्य या अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। सबकी जो नियुक्ति है वह मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही राज्यपाल है वो करता है। जिनका नाम है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा भेजा जाता है राज्यपाल को, उनकी ही नियुक्ति है, उनका ही अनुमोदन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इस नियुक्ति के संबंध में है ये महत्वपूर्ण बात है। वैसे पिछले वाले खंड में हमने देख चुके हैं कि जो विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति वगैरह है वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर की जाती है। मुख्यमंत्री जिनको भी है वह नियुक्ति का सिफारिश करेगा, उनको है वो नियुक्त करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि और इम्पोर्टेंट बात कौन कौन सी हो सकती है। अब जैसे राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था उनके समय कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे थे, इनके बारे में हम देख लेते हैं।
राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन के बारे में है, वह अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वह 356 बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 ये बात करता है कि यदि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ सही, राज्य है वह संवैधानिक रूप से सही नहीं चल रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो इस स्थिति में है राज्यपाल है वह राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। केंद्रीय परिषद की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन है वह राज्य में है, वह मुख्य रूप से है 4 बार हुआ था। पहली बार है वह मार्च 1967 से लगाकर है वह अप्रैल 1967 तक हुआ था। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उनके समय है वो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया हैं प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, सबसे कम अवधि के लिए लागू हुआ था और उनके समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्य कारण इसमें ये रहा था कि बहुमत नहीं आया था, स्पष्ट बहुमत नहीं आया था, जिसके कारण से ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उनके समय जो मुख्यमंत्री थे, और ये लगभग हुआ था 1977 ईस्वी के आसपास हुआ था, और इनके समय मुख्यमंत्री थे वह हरिदेव जोशी थे। हरिदेव जोशी है वो मुख्यमंत्री थे। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1980 में, तो भैरों सिंह शेखावत थे। भैरों सिंह शेखावत थे, समय से पूर्व है वह विधानसभा को भंग कर दिया गया था। छठी विधानसभा थी और समय से पूर्व इसको भंग कर दिया गया था। चौथी है वो पहली बार है वह गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में। लास्ट बार है वो 1992 में है। दिसंबर 92 से लगाकर दिसंबर 1993 तक 1 साल तक ये राष्ट्रपति शासन लागू रहा था, और इनके समय भी मुख्यमंत्री है वह भैरों सिंह जी शेखावत जी थे। ये नवी विधानसभा थी और ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा था। चौथा जो राष्ट्रपति शासन है वो सबसे लंबा रहा था। तो भैरों सिंह जी शेखावत के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं। तो ये था मुख्य रूप से है वो राष्ट्रपति शासन के बारे में है लागू किया जाता है। इनके बाद में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार जो राजस्थान में है अलग अलग मुख्यमंत्री बने हैं, उनके क्रम के बारे में भी हम देख लेते हैं। उनके क्रम के बारे में भी देख लेते हैं कि सर्वप्रथम कौन मुख्यमंत्री बने, इसके बाद में है वो कौन मुख्यमंत्री बने, इसके बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सीएम। पहले मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं तो थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल जी शास्त्री है जिनका जन्म है वह जोबनेर से था। जोबनेर जयपुर में आया हुआ है। जोबनेर है वह जयपुर में आया हुआ है। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे और ये राजस्थान के है वो पहले मुख्यमंत्री होने का इनको गौरव प्राप्त है। इनको है वो मनोनीत किया गया था। इनको है मनोनीत किया गया था, चुनाव वगैरह नहीं हुए थे, ऐसे ही इनको मनोनीत किया गया था। 29 अगस्त 1949 से पहले इनका नाम है वो, इनका जो पद नाम है वो प्रधानमंत्री हुआ करता था। और इनके बाद में है वो बाद में है 26 जनवरी 1950 के बाद में इनका जो पद नाम है वो मुख्यमंत्री किया गया था। पहले हीरालाल शास्त्री थे, इनका जो पदनाम है सीएम का जो पदनाम है वो प्रधानमंत्री हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको मुख्यमंत्री पदनाम किया गया था। अब हीरालाल जी शास्त्री के बारे में हम देखा जाए तो ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे और इनकी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है, उनकी एक आत्मकथा थी। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। मनोनीत किए गए थे, केंद्र सरकार के द्वारा इनको मनोनीत किया गया था। दूसरे नंबर पर बात आती है वेंकटरमन। वेंकटाचार्य या वेंकटरमन है वह राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री होने का उनको गौरव प्राप्त है और इनको भी है वह मनोनीत किया गया था। ये आईसीएस अधिकारी थे और ये
दक्षिण भारत के थे और इनको है वो मुख्यमंत्री है वो मनोनीत किया गया था। इनको भी मुख्यमंत्री है वो मनोनीत किया गया था और राजस्थान के नहीं थे, राजस्थान के बाहर के थे और इनको मनोनीत किया गया था। लगभग 1 साल के लिए लगभग ये रहे थे। इनके बाद में है वो तीसरे मुख्यमंत्री आते हैं जे नारायण व्यास। जे नारायण व्यास है वो लगभग 1951 से लगाकर है 1951 से लगाकर है वह 1952 तक लगभग ये मुख्यमंत्री रहे थे। उस समय पहली बार जब ये मुख्यमंत्री रहे थे तो इनको मनोनीत किया गया था। इनको मनोनीत किया गया था पहली बार जब ये मुख्यमंत्री रहे थे तो इनको मनोनीत किया गया था। इनके समय की एक बात ये याद रखना है कि इनके समय ही फरवरी 1952 में पहली बार चुनाव करवाए गए। राजस्थान में जो पहले चुनाव है वो फरवरी 1952 में हुए थे और ये उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो जे नारायण व्यास से थे और 3 मार्च 1952 को है वह प्रथम सरकार का गठन है वह हुआ था। प्रथम सरकार का जो गठन है वो 3 मार्च 1952 में हुआ था। इसकी जो पहली बैठक है वह 29 मार्च 1952 में था। अब जब प्रथम चुनाव हुए थे 3 मार्च 1952 में है प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था उनके बाद में है वह जे नारायण व्यास है जो कि जिन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। एक तो थे जालोर से और एक इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो लड़ा था जोधपुर से, लेकिन दोनों जगह से ये हार गए जिसके कारण है वह टीकाराम पालीवाल को है वो मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। टीकाराम पालीवाल मुख्य रूप से है वो दौसा के थे और इनके हारने के बाद में इनको है वो मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। प्रथम विधानसभा की यदि बात किया जाए तो ये लगभग है वह 160 सीट विधानसभा की है, एमएलए की 160 सीटें थी उस समय, 160 सीटें थी। इस बात का याद रखना है। टीकाराम पालीवाल है वो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, निर्वाचित सीएम होने का गौरव प्राप्त है। टीकाराम पालीवाल को है वो चुनाव के जरिए है वो पहली बार है वो मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल। अब टीकाराम पालीवाल इसके बाद में है वह कुछ समय के बाद में हुआ उपचुनाव सर्वाधिक है वो 17 विधानसभा क्षेत्र पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से कि किशनगढ़ सीट पर है वो जे नारायण व्यास है वो जीत कर आए और इनको टीकाराम पालीवाल को है वह अक्टूबर 1952 में उन्होंने को इस्तीफा देना पड़ा और जे नारायण व्यास है वह सीएम नियुक्त हो गए थे अक्टूबर 1952 से। तो ये जे नारायण व्यास है वह राजस्थान के दूसरे निर्वाचित सीएम। यदि बात किया जाए ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी रह चुके हैं और ये मनोनीत भी रह चुके हैं तो ये जे नारायण व्यास है, जिनको निर्वाचित भी रह चुके हैं और मनोनीत भी रह चुके हैं, जे नारायण व्यास। आगे हम बात करते हैं जे नारायण व्यास के बारे में। जे नारायण व्यास का जो संबंध है वो मूल रूप